तो आज वाली जो क्लास है ये दरअसल हमारी इंग्लिश की, हाँ कुणाल जी, अभी साउंड आ जाएगा आपके तक। हमारी इंग्लिश की जो है पहली पहली क्लास होने वाली है, जिसमें मैं आप बच्चों के साथ इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट इस वाले टॉपिक में डिस्कस करूँगा। तो आज वाली क्लास शुरू करने के पहले एक जानकारी दे देता हूँ मैं आपको, ताकि अगर मान लिया कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ मतलब थोड़ी हेल्प हो जाएगी, तो बिल्कुल आपके लिए जो है ऑप्शंस अवेलेबल हैं। शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए जो इंग्लिश वाला जो सेक्शन है उसके लिए हमने जो है सेपरेट बैच स्टार्ट की है, और उस वाली बैच में हम सब कुछ कवर करवाएंगे, जैसा कि व्याकरण एंड टू एंड कवर होगा उसमें, और एकदम थ्योरी के साथ, एकदम डिटेल्ड थ्योरी के साथ उदाहरण देते हुए एग्जाम्पल्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि अच्छा इंग्लिश के कंसेप्ट इस तरीके से यूटिलाइज होते हैं। आपको अभ्यास के लिए प्रश्न दिए जाएंगे, मतलब कंप्लीट आपको एक पैकेज पूरा प्रोवाइड होगा, जिसमें आपको दिखाई देगा कि हाँ ये सारी चीज़ें मुझे प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हो रही हैं। पिछले वर्षों के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और क्लास के नोट्स मतलब कि जो पीडीएफ फॉर्मेट है सारी की सारी टॉपिक्स का, वो भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। जो क्लास होगी वो ऑनलाइन माध्यम में होगी, और क्लास से जुड़ने के लिए जो इसकी जो नई बैच है, जिसकी हमने फ़ीस अभी ऑफर प्राइस में 50% ऑफ पर रखी हुई है, जुड़ने के लिए ये ऑप्शंस हैं जिस पर आप कॉल करके और भी डिटेल ले सकते हो। ठीक है, तो जो बैच है वो हम आने वाले दिन से, मतलब जो कल की जो तारीख है शनिवार, उससे स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि इसको मैं एडिट कर देता हूँ। ये जो दिन होगा ये 22 अगस्त का होगा। ठीक है, तो 22 ऑफ अगस्त से जो है बैच एकदम फ्रेश स्टार्ट होगी, जिसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो है आपको क्लास डिस्कस की जाएगी। हर एक टॉपिक का आपको डिटेल विवरण, जिसमें ग्रामर, वोकेबलरी, कंप्रिहेंशन, पेडागोगी सब कुछ इंक्लूडेड होगा। आपको लाइव, और साथ में अगर आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते हो किसी भी रीज़न से, तो रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल रहेगी। और आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट, मतलब कि पीडीएफ फॉर्मेट में शीट प्रोवाइड होगी। ये जो कोर्स है, ये कोर्स मैं आपको कवर करवा दूंगा 45 से 60 डेज में, सारा का सारा अच्छा खासा समय लेकर। लेकिन उस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपको 1 साल तक मिलेगी। मतलब भले ही आप मेरे साथ 45 से 60 दिन में पूरी पढ़ाई कर लोगे, लेकिन आप उस कोर्स को एक्सेस साल भर तक कर सकते हो, और जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हो। ठीक है, ये कुछ आपके एग्ज़ाम का जो सेक्शन है जो इस तरीके से डिवाइडेड है, जिस पर आपको एग्ज़ाम में फोकस करना चाहिए। आपको एग्ज़ाम में ग्रामर के 15 नंबर मिलेंगे, वोकेबलरी के 15 नंबर मिलेंगे, रीडिंग कंप्रिहेंशन के 10 नंबर मिलेंगे, और पेडागोगी के 10 नंबर मिलेंगे। इस तरह से मिलाकर ये पूरा का पूरा 50 नंबर का आपका सेक्शन तैयार होगा इंग्लिश वर्ग 2 के लिए। और इन सभी की तैयारी हम लोग डिटेल में इस वाली ही क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है टॉपिक वाइज ब्रेकअप, कि अगर आप बैच में कंटिन्यू करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें हम कवर करवाने वाले हैं। तो सारा का सारा ग्रामर हम कवर करवाएंगे आपको, डिटरमाइनर्स, मॉडल्स, क्वेश्चन टैग, फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब्स, एग्रीमेंट, टेंस, आइडेंटिफाइंग क्लॉसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पीच, सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर, कंडीशनल सेंटेंस और एलिप्टिकल सेंटेंसेस। ये जो है ये पूरे के पूरे शब्द एज सच आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, और जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो इनमें से निकल कर आएंगे, ये सारे टॉपिक्स में से निकल कर आएंगे। और ये सारे टॉपिक ही मैं आपको इस वाली बैच में धीरे धीरे कंसेप्ट बताते हुए कवर करवाऊंगा। और इसके अलावा इसमें वोकेबलरी वाला सेक्शन भी आपके सिलेबस में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, सिलेबस से उठाकर बस मैंने कॉपी पेस्ट किया है, अपना दिमाग कहीं नहीं लगाया इसमें। तो ये जो वोकेबलरी है, ये वोकेबलरी परेशान इसलिए ज़्यादा करती है क्योंकि हमारे पास इतने सारे शब्द होते हैं और समझ नहीं आता कि कितने शब्दों को हम लोग याद करें। तो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, अगर आपने मेरे साथ कभी पहले इंग्लिश पढ़ा होगा, या फिर आपको कभी मतलब मौका मिला होगा कभी देखने का, तो आपको पता चलेगा कि मैं वोकेबलरी कैसे याद करवाता हूँ। कि मैं आपको ना वर्ड दूंगा और उसके साथ में उसकी इमेज दूंगा, तो ऐसी रिलेटेबल इमेज मैं आपको इसमें स्लाइड में बनाकर प्रिपेयर करके आपसे जो है शेयर करता हूँ, जिससे आप इमेज के माध्यम से उस शब्द की मीनिंग को याद कर लेते हैं।
तो हम लोग जो है कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट शब्दों को इमेज के माध्यम से याद कर लेंगे, जिससे एग्जाम में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। थोड़ी बहुत जो मेरे साथ इमेज देखे रहोगे वो उस इमेज से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, कंफर्टेबल है? रीडिंग कंप्रिहेंशन और पेडागोगी वाला सेक्शन मैंने आपको बताया कि ये आपके एग्जाम में सिलेबस का हिस्सा है, जिसको आपको मेरे साथ कवर करना है। तो जो कंप्रिहेंशन वाला जो सेक्शन होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हम लोगों को अभी तक ऐसा लगता था स्कूल टाइम में, ऐसा पढ़ाए जाने के कारण, कि पैसेज में क्या करो कि उस शब्द को खोजो या उस लाइन को खोजो, और सवाल में जो उसने पूछा वो लाइन या शब्द या नंबर मैच हो जाए तो उठाकर उस ऑप्शन को टिक कर दो। ऐसा नहीं होता है। कंप्रिहेंशन की हिंदी मीनिंग ही होती है किसी चीज को समझना, कंप्रीहेंड करना। तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा पेपर में कि जो भी वो पैसेज देता है उस पैसेज को आप समझो, कंप्रीहेंड करो, और उसके बाद फिर उसके सवालों का जवाब दो। तो पैसेज का कंप्रीहेंशन इस वाली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, और हर तरह के सेक्शन लोग इसमें कवर्स करेंगे। पोर्स, पोइट्री, ड्रामा, आर्टिकल, एडिटोरियल, साइंटिफिक लिटरेचर, सारा का सारा हम लोग जो है इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, कंफर्टेबल है? और पेडागोगी का सेक्शन मैंने बताया कि पूरा का पूरा अपन इस वाली क्लास में लेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। पूरा 10 नंबर वो कैरी कर रहा है, तो उसे भी अपन कवर करने वाले हैं इस वाली बैच में। तो ये हो गया पूरा का पूरा बैच में सिलेबस, क्या क्या आपका कवर करवाया जाएगा उसका डिस्कशन। और मैंने आपको बताया कि बैच से जुड़ने के लिए आप दिए हुए कोर्स पर, दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रही चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की थी कि भाई जो बैच है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 21 या 2 से। तो 22 से आप जुड़ सकते हो। कोर्स ड्यूरेशन जो मैंने बताया कि 45 से 60 दिन का होगा। क्लास मोड ऑनलाइन रहेगा, जिसमें बाइलिंगुअल मतलब कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में क्लासेस होंगी। स्टडी मटेरियल आपको मैंने बताया पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होंगे, और अगर आप कोई क्लास मिस कर लेते हो उसका रिकॉर्डेड एक्सेस भी आपको मिलेगा। ऐप का एक्सेस आप कहीं से भी कभी भी कर सकते हैं, और 1 साल की वैलिडिटी के साथ आएगा। हालांकि कोर्स 45 से 60 दिन में ख़त्म होगा, लेकिन आपको एक्सेस ऐप का 1 साल के लिए कंप्लीट दिया जाएगा। चलो, आज वाले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। तो बस ये आपके जानने की बात। तो जुड़ने के लिए मैंने आपको बताया कि जो कांटेक्ट नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। आज वाले टॉपिक की अगर मैं बात करूं, तो आज मैंने आप बच्चों के लिए ये टॉपिक प्लान किया हुआ है जिसका नाम है मॉडल्स। मॉडल्स आपके एग्ज़ाम के हिसाब से थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, और इस वाले टॉपिक को आपको रिलैक्स होकर मेरे साथ सीखना है। ठीक है, तो मैं डिटेल में इस वाले टॉपिक को डिस्कस करूँगा, एक एक करके मेरे साथ फोकस करते हैं। तो आज जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है मॉडल्स। इसकी जो पीडीएफ है मैंने हमेशा से आपको कहा है कि एक गूगल ड्राइव का लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा, और उस लिंक में पूरा का पूरा ही खजाना भरा होगा। खजाना भरा होगा मतलब कि सारी पीडीएफ आपको उस एक लिंक में मिल जाएगी। तो ये जो पीडीएफ है मैं उसी लिंक में अपलोड कर दूंगा, और वो लिंक आपके पास जिस भी माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े होंगे उसके माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। मॉडल्स समझते हैं कि मॉडल्स होते क्या हैं। एक एक करके रिलैक्स होकर इस कंटेंट को हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि हम लोग जो है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में कवर करेंगे। हालांकि सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश क्यों ना हो, लेकिन मोह हमारा हिंदी से है, तो हिंदी भी हम लोग बराबर इसमें कवर करते हुए चलेंगे। तो मॉडल्स क्या होते हैं पहले वो समझते हैं। मॉडल्स की परिभाषा क्या होती है पहले उसे जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब देखो इंग्लिश में आप इस वाली बात को समझिएगा कि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। ये कोई विषय नहीं है, ये एक भाषा है, और भाषा के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप उस भाषा के साथ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील कर पाओगे। नहीं तो फिर मैं कितना ही पढ़ाता रह जाऊं, आपकी बुद्धि में कुछ नहीं उतरेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है मॉडल की परिभाषा क्या होती है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मॉडल कुछ और नहीं, वो दरअसल एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मतलब कि ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो अलग अलग तरह के शब्द प्रयोग होते हैं। अगर मान लो ऑक्सिलरी शब्द, ऑक्सिलरी वर्ब वो शब्द प्रयोग कर रहा है, या फिर अगर वो हेल्पिंग वर्ब शब्द प्रयोग कर रहा है, तो आपको समझना है कि दोनों ही सेम बात होती है। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब सेम होते हैं। तो मॉडल्स कुछ और नहीं है, वो दरअसल ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन कोई सेंटेंस आपके लिए फ्रेम करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ शी कैन डू
इट। अब देखो इस वाले सिनेरियो में ये जो कैन है, ये कैन जो है ये डू को सपोर्ट करने के लिए आया है। डू इसमें मेन वर्ब है जिसको सपोर्ट कर रहा है कैन। तो शी कैन डू इट में जो कैन है वो दरअसल एक हेल्पिंग वर्ब है। तो वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है इस वाली परिभाषा में कि मॉडल कुछ और नहीं होंगे, वो दरअसल एक तरह के हेल्पिंग वर्ब ही होंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? जो किसी सेंटेंस में सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, जिसके होने से सेंटेंस पूरा लगता है। अगर मैं यहां से कैन हटा दूंगा तो कैसे पढ़ोगे आप? शी डू इट। ये कोई सेंस बन रहा है क्या? पॉइंट आ रहा है पकड़ में? आगे बढ़ रहा हूं मैं। That do not show the action itself। अब जैसे मैंने यहां पर लिखा था she can do it। अब देखो ये जो can है, can अपने आप में कोई एक्शन नहीं रखता है। एक्शन कौन रखता है? do। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको और लिखता हूं अच्छे से आपको समझाने के लिए, she can eat it, मतलब कि वो इसे खा सकती है। अब ये eat एक्शन है, ये कोई can एक्शन नहीं है। कैन क्या कर रहा है? वो बता रहा है उसकी एबिलिटी को कि हाँ उसे वो खा लेगी। लेकिन खाने का जो शब्द है वो कौन है? ईट है, ना कि कैन है। पॉइंट आ रहा है पकड़ में? तो ये बोल रहा है कि मॉडल जो होंगे वो एक तरह के हेल्पिंग वर्ब होंगे, लेकिन वो कोई एक्शन को नहीं डिफाइन करेंगे, वो कोई एक्शन नहीं दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर डू और ईट जो है एक्शन को दिखाते हैं, लेकिन कैन नहीं दिखाता है। दे शो द स्पीकर्स एटीट्यूड। तो जो भी इंसान वहां पर सब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पर शी है, वो उसके एटीट्यूड मतलब कि उसकी सोच क्या है, या फिर उसकी एबिलिटी जैसे वो यहाँ पर अपन बोल रहे हैं ना शी कैन ईट इट, तो जो कैन है उसकी एबिलिटी को बताता है। वैसे ही उसकी परमिशन, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट या फिर सर्टेनिटी को डिफाइन करेगा। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं? एटीट्यूड मतलब कि उसके भाव, एबिलिटी मतलब कि योग्यता, अनुमति, संभावना, बाध्यता, सलाह या निवेदन या निश्चितता को बताता है। आगे बात पकड़ में? तो मॉडल्स कुछ और नहीं होंगे, वो एक तरह के हेल्पिंग वर्ब होंगे जो कभी एक्शन नहीं बताएंगे, लेकिन जो भी सब्जेक्ट होगा उसके भाव, योग्यता, अनुमति, संभावना, बाध्यता, सलाह, निवेदन या निश्चितता को डिफाइन करेंगे। और कुछ मॉडल्स जो आपको याद रखने हैं, कुल 13 मॉडल्स हैं, वो मैंने इकट्ठा इस जगह पर लिख दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको साफ साफ पढ़ने में आ रहा होगा, ना आ रहा हो तो बताना, मैं थोड़ा जूम कर सकता हूँ। तो जो 13 मॉडल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको और भी अच्छे तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पाएगा, पूरा पेज फट के बाहर आ जाएगा। तो 13 मॉडल्स कौन कौन से हैं आपको याद रखने जो है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू। ये वो 13 मॉडल्स हैं जो आपके एग्जाम में एकदम निकल कर आएंगे और आपको इसे याद रखना चाहिए। इनकी डिटेल जानकारी नीचे वाली स्लाइड में दूंगा, लेकिन अभी ये याद रख लो कि हाँ इन पर आज सर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखने जैसा कुछ नहीं है, ये शीट आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा पूरी की पूरी। आपको बस रिलैक्स होकर कंटेंट को अपने बुद्धि में जाने देना है। इंग्लिश की क्लास में होने का आपका मेन पर्पस यही रहे कि कंटेंट जो है मेरी बुद्धि में चलता जाए। ठीक, चलो, तो कुछ ऐसे नियम जो आपको याद रखने हैं और जिससे आपके 90% प्रश्न पेपर में हल भी हो जाएंगे। पहला नियम है कि मॉडल्स के बाद हमेशा क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब सवाल है कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? हम लोग ने स्कूल टाइम पे जनरली सुन रखा है कि वर्ब के कितने होते हैं? 3 फॉर्म होते हैं। पहला जो फॉर्म होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल गो। ठीक है, दूसरा होता है वेंट, तीसरा होता है गॉन। मुझे उम्मीद है आप किसी भी भाषा में पढ़ाई किए होंगे, गो, वेंट, गॉन अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक बार जरूर सुने या देखे होंगे। ठीक है, जिसमें जो गो है सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो दरअसल कौन से टेंस को बताता है भाई? प्रेजेंट टेंस को बताता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म किसको बताता है भाई? पास्ट टेंस को बताता है, मतलब भूतकाल को बताता है। और थर्ड फॉर्म किसको बताता है भाई? थर्ड फॉर्म किसको बताता है? परफेक्ट को। परफेक्ट क्या होता है? थोड़ी सी बात को समझिए। जब मैं बोलता हूं कि कोई काम हो चुका है, मतलब कि कोई काम जो एंड टू एंड कंप्लीट हो चुका है, अब वो
परफेक्ट जो है, जो चुका है वाली जो बात है, वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों में हो सकती है। मैं बोलूंगा भाई ये काम हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। मैं बोलूंगा काम हो चुका था, पास्ट परफेक्ट हो गया। तो दोनों स्थिति में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन इसके दो फॉर्म और होते हैं, इसके दो फॉर्म और होते हैं। एक होता है V4। V4 दरअसल कुछ और नहीं होता है, वो दरअसल V1 प्लस ing होता है। ये दरअसल टेंस का कॉन्टिन्यूस वाला पार्ट होता है। मतलब टेंस में, अगर आपने कभी टेंस में थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होते हैं, लेकिन हर एक टेंस में चार भाग और बने हुए होते हैं। सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ऐसे सुने हैं अपन लोग। हालांकि मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत हाई लेवल बात कर रहा हूं तो आराम से सुनते जाइएगा। तो जो टेंस का जो पार्ट होता है, जो हिस्सा होता है, उसमें एक हिस्सा होता है कंटिन्यूस टेंस का। कंटिन्यूस टेंस बोलता है कि हर वो काम जो हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, उसके लिए आप V4 मतलब कि V1 प्लस ing, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का प्रयोग करेंगे, वो ऐसा कहता है। ठीक है, तो इसके लिए जो शब्द प्रयोग होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये गो है, V1 है, और उसमें ing लगाऊंगा तो कैसा बना जाएगा? गोइंग। तो आप ऐसे बोल सकते हो, ही इज गोइंग टू द मार्केट, मतलब कि वो बाजार जा रहा है। तो ऐसा कोई काम जो चल रहा है, उसके लिए ing टर्म का प्रयोग करते हैं। और आपको ये भी याद रखनी चाहिए कि V4 को ही दरअसल जिरंड फॉर्म भी कहा गया है। तो एग्जाम में अगर कभी कभी ऐसे थोड़े उल्टे पुल्टे शब्दों का प्रयोग हो तो शर्माना नहीं है, उस फॉर्म को उसी तरह से एक्सेप्ट करना है। जिरंड फॉर्म V4 के लिए हम लोग ने यूज कर रखा है। V5 भी इसका फॉर्म होता है। V5 दरअसल क्या होता है, इसे भी सुन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा I, या फिर जो है वी गो, लेकिन जब मैं बोलूंगा ही तो मैं बोलूंगा गोज। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, मैंने एक बार गो लगाया और दूसरी बार मैंने GOES, गोज लगा दिया। तो ये आपने क्या किया सर? थोड़ी सी बात को समझिए कि आपको ना सिंगुलर और प्लूरल भी खेलना आना चाहिए। सिंगुलर और प्लूरल भी खेलना आना चाहिए। कैसे खेलते हैं सर हम लोग सिंगुलर और प्लूरल? थोड़ी सी बात को समझिए। अगर मैं आपको बोलूंगा बॉय, तो उसका प्लूरल क्या बोलोगे? बॉयज बोलोगे ना। अगर मैं आपको बोलूंगा क्लास, तो उसका प्लूरल क्या बोलोगे? क्लासेस, ऐसा ही बोलोगे। मतलब हमने इस वाली चीज को स्कूल टाइम पे सीख रखा है। ये वो सारी बातें मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ जो आप किसी माध्यम से पढ़ोगे, लेकिन सुने जरूर होगे। हमने स्कूल टाइम पे ये सुन रखा है। क्या सुन रखा है आपने बच्चे लोग? हमने ये सुन रखा है कि कभी भी अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो S या ES लगाया जाता है। ये आपने सुना होगा, मानते हो इस वाली बात को? लेकिन ये जो आपने सुना है, ये सुना सही है, लेकिन अधूरा सुना है। इसको मैं आज पूरा कर देता हूं। अधूरा ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ होता है, लेकिन किसके लिए? नाउन के लिए। ये होगा S या ES लगाने से आपको सिंगुलर का प्लूरल दिखेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए दिखेगा? नाउन के लिए दिखेगा। लेकिन अगर आपने वर्ब में ऐसा कर दिया, अगर आपने वर्ब में जैसे मैंने एक शब्द लिया गो और उस पर आपने S या ES लगा दिया, जैसे कि गोस कर दिया आपने, तो वो प्लूरल से क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। वर्ब में S या ES लगाने से वो सिंगुलर बन जाता है। जैसे कि रन होगा, अगर मेरे पास रन क्योंकि क्रिया है, S लगाऊंगा तो वो जो है प्लूरल सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना क्या है कि भैया नाउन में S या ES लगाओगे तो वो प्लूरल बनेगा, लेकिन वर्ब में S या ES लगाने से वो सिंगुलर बनता है। ठीक है, तो ये जो V5 होता है, ये V5 कुछ और नहीं होता है, V1 प्लस S या ES ही होता है। जैसे यहाँ पर गो है तो दरअसल ये इसका गोज वाला फॉर्म होगा। समझ गए? ठीक है, यहाँ तक आइडिया एक्सेप्टेड है। तो इस वजह से क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो जो मेरा वर्ब है वो भी प्लूरल लिया गया। मेरा सब्जेक्ट है अगर सिंगुलर है, मेरा सब्जेक्ट जो है अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी मेरा सिंगुलर लिया गया। इस वजह से ऐसा किया गया कि ही के साथ गोस चुना गया और वी के साथ गो चुना गया। समझ गए? मुझे एक बार बस ये बता दो कि कैट के साथ रन होगा या रन्स होगा? पहला
या दूसरा, जल्दी से बता दो। कैट रन होता है या कैट रन्स होता है? बिल्कुल। देखो ये जो कैट है, ये जो कैट है ये सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट साइन हो चुका है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब को भी सिंगुलर ही आना पड़ेगा। मानते हो इस वाली बात को? तो क्योंकि जो कैट है वो सिंगुलर है और जो मुझे वर्ब चाहिए वो भी सिंगुलर चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि एस लगाने से सिंगुलर बनता है, इसलिए इसमें क्या टिक करूंगा? रन्स। तो कैट रन्स होता है, रन नहीं होता है। समझ लीजिए इस वाली बात को। इतनी बात स्वीकार हो गई? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ अब ये वाली गलती आप नहीं करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है पेपर में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर एस या ई एस लगाने से क्या प्रभाव बनते हैं। ओके, तो मैं उड़ा दूं इस वाले सेक्शन को अभी। चलो, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं फटाक से अगले रूल की तरफ। पहला रूल जो आपको याद करना चाहिए कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के पूरे फॉर्म की हमने कहानी सुन ली। अगला फॉर्म, थर्ड पर्सन में एस नहीं लगता है। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे लिख रहा था, मैं लिख रहा था ही गोज, लिख रहा था ना मैं, तो मैं बोला था ये सही है। मतलब कि जब मेन वर्ब होता है, गो एक मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में आप एस या ई एस लगाएंगे तो वो सही रहेगा। लेकिन मॉडल्स में अगर कोई थर्ड पर्सन आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ये गलत है। ही कैन्स टाइप का कोई शब्द दुनिया में नहीं आया आज तक। तो जो दूसरी गलती आपको करने से मना की जा रही है वो ये है कि मॉडल्स में थर्ड पर्सन में एस नहीं लगता है। सामान्य रूप से लगता है लेकिन मॉडल्स में नहीं लगता है। मानते हो इस वाली बात को? चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं थोड़ा सा। दो मॉडल्स कभी भी एक साथ नहीं लिखोगे, इस वाली बात का भी ध्यान दीजिएगा हमेशा। इस तरह के सेंटेंस कभी भी स्वीकार नहीं है। इसमें विल पहला मॉडल है और कैन दूसरा मॉडल है, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो आप फिर कैसे बोलोगे? कैन की जगह पर आप लगाओगे एबल टू। एबल टू मॉडल नहीं है लेकिन विल मॉडल है, तो इसलिए ये दोनों एक साथ आ सकते हैं। तब ये सेंटेंस सेंस क्रिएट करेगा, ही विल बी एबल टू डू दैट। हाँ, वो ये इस काम को कर सकेगा, ऐसा। ठीक है, हाँ बिल्कुल अजीत जी, पीडीएफ आपसे बिल्कुल शेयर की जाएगी, आपको मजा आएगा पीडीएफ एक साथ अपने पास मोबाइल में देखकर। अगला है मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बीते समय के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है ये। मैंने क्या बताया आपको कि मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आप हमेशा बीते समय के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, बीता वाला समय क्या होता है? जब कोई चीज जो है हो चुकी होती है, जा चुका होता है सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। मस्ट हैव गॉन निश्चितता को बताएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। जब भी मस्ट हैव गॉन लिखा रहेगा तब किसी चीज की निश्चितता आएगी। शुड हैव गॉन, शुड हैव गॉन कैसे बोलते हैं अपन लोग हिंदी में? जब बोलते हैं तो अरे यार तुमको ये वाली बात कर लेनी चाहिए थी, तुमको वाला काम कर लेना चाहिए था, अरे यार तुमको उससे शादी कर लेनी चाहिए थी। तुमको उससे शादी कर लेनी चाहिए थी का मतलब है शादी नहीं की। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो ये जो शुड हैव गॉन है, ये जो शुड हैव गॉन है, इसका सेंस क्या होता है? वो काम जो उसने नहीं किया, कर लेना चाहिए था पर उसने नहीं किया है अभी। ठीक है, अगला है कुड हैव गॉन का मतलब है कर सकता था। यार तुम अगर पेपर में बैठते तो तुम पेपर निकाल सकते थे, यू कुड हैव क्लियर दैट, ऐसा। समझ रहे हो? चलो, तो ये हो गई चौथा वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। पांचवा पॉइंट है नेगेटिव एंड क्वेश्चन में सीधे मॉडल यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ही कैन नॉट गो, कैन ही गो। अब यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि सामान्य रूप से हम लोग डी, डू, डज और डिड का प्रयोग करते हैं जो जरूरत नहीं है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर कोई निगेटिव सेंटेंस हो या कोई अगर प्रश्नवाचक सेंटेंस हो तो उसमें आप सीधे मॉडल का प्रयोग कर सकते हो। मतलब आप ही कैन नॉट गो बोल सकते हो, ही कैन डिड नॉट गो या डू नॉट गो बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे ही कैन ही गो आप बोल सकते हो, डज ही कैन गो बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं, बहुत ही सीधी बात है, कोई ऐसे नई बात नहीं है। बस आपको ये बताने की कोशिश करें कैन के साथ नॉट, मतलब कि मॉडल्स के साथ नॉट स्वीकार है। और क्वेश्चन बनाने के लिए मॉडल्स को आप सब्जेक्ट के पहले लिख सकते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं ना कि हम लोग को जो है जब भी सवाल पूछना होता है तो आपने इस वाले रूल को कभी सुना होगा कि सामान्य रूप से फॉर्मेट ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सामान्य रूप से फॉर्मेट ये है। लेकिन अगर कभी आपको सवाल पूछना हो तो सवाल आप इन शब्दों से पूछते हो, व्हाट, व्हाई, हु, आप सवाल इन शब्दों से पूछते हो। लेकिन कई दफा हम लोग इन सारे शब्दों का प्रयोग करने के बजाय फॉर्मेट को बदल देते हैं, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इस वाले फॉर्मेट में चले जाते हैं। और ये वाला जो फॉर्मेट होता है, ये वाला जो फॉर्मेट होता है, ये वाला फॉर्मेट दरअसल मेरे लिए क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है। तो ये वाली बात लिखी है यहाँ पर, देखो, कैन ही गो, ये सब्जेक्ट है, ये सॉरी ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ये एक्चुअली वो मेन वर्ब है, इस तरह से आप देख सकते हो ऐसा, ठीक है। ऑब्जेक्ट वहां पर लिखा नहीं है। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। उम्मीद है इस वाले स्लाइड को आपने एंजॉय किया होगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, अगले वाली स्लाइड की तरफ। अब मैंने क्या किया है कि इस वाली स्लाइड में आपको थ्योरी समझाने के लिए हर एक शब्द को लिखा है, उसकी मीनिंग बताई है और साथ में उसका सेंटेंस बनाकर बताया ताकि आप समझ पाओगे उसको एग्जाम में प्रयोग कैसे करना होता है। तो ये फटाफट थ्योरी वाला सेक्शन है, जल्दी जल्दी मेरे साथ देखेंगे। तो पहला जो शब्द है वो कौन है? कैन। मेरे साथ बोल बोल के पढ़ाई करना है, ठीक है। जो कैन है वो किस चीज को बताता है? एबिलिटी को या क्षमता को बताता है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर करने की कोशिश की ताकि आप परेशान ना हो, आराम से फोकस होकर कंटेंट को गेन करने की कोशिश कीजिए। कैन जो है हमेशा क्षमता या एबिलिटी को बताएगा। कैसे अपन सेंटेंस बनाएंगे? शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। कोई इंसान है जो 3 भाषा बोल लेता है, ये उसकी क्षमता है ना, मानते हो? अगला कैन जो है वो इनफॉर्मल परमिशन के लिए यानी कि अनुमति के लिए भी प्रयोग होता है। इनफॉर्मल परमिशन कैसे दी जाती है? जैसे यू कैन टेक माई बाइक, तुम मेरी बाइक ले जा सकते हो। आपने सामने वाले को ये बोला, आपकी वो गाड़ी की चाबी उठाए और निकल लिया। कोई आपने ऑफिशियल मेल तो उसको नहीं किया था। अगला कैन नॉट जो है इम्पॉसिबिलिटी यानी कि असंभवता को बताता है, मतलब कि दिस कांट बी ट्रू। जैसे उदाहरण के लिए कि ऐसे सोचने की बात है कि भाई आपके जो है घर वाले जो है मतलब आप जब उनको बताते हो कि जो है आपका पेपर निकल गया है एकदम, तो उनको यकीन ही नहीं हो पाता है कि कैसे पेपर ये निकाल लिया है एकदम। इतना तो जो है हमारा ये कभी बैठा नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन आप पेपर निकाल के ले आते हो तो उनको शॉक लग जाता है। तो कैसे बोलते हैं? दिस कांट बी ट्रू। जो आपके रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो तो बेहोशी हो जाते हैं, है ना, तो उनके लिए ये शब्द है। अगला कुड है पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी का मतलब होता है भूतकाल की क्षमता। जरा समझिएगा, कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है वो कुड होता है। जैसे कैन का मतलब होता है सकता हूं, तो कुड का मतलब होता है सका या सकता था। समझ गए? तो कैन का पास्ट फॉर्म कौन होता है? कुड होता है। समझ गए? कैन जो काम करता है, कुड वो काम पास्ट में करता है। जैसे कि ही कुड रन फास्ट इन हिज यूथ, मतलब कि जब वो जवान था तो वो तेज दौड़ सकता था, ऐसा। नेक्स्ट है कुड जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी आप प्रयोग करते हैं। किसी से अगर आपको विनम्र निवेदन करना है तो आप उसके लिए कुड का भी प्रयोग करते हैं। जैसे आप बोलते हैं कुड यू प्लीज हेल्प मी, जिसका सेंस से जनरेट होता है कि आप किसी से विनम्र निवेदन कर रहे हैं। अगला है कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब कि अनफुलफिल्ड पास्ट एबिलिटी को बताएगा। जब भी इस तरह का सेंस बना होगा कुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आपकी कोई ऐसी पास्ट की एबिलिटी जो पूरी नहीं हो सकती या पूरी नहीं हो सकी, वो कुड हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म से बताया जाएगा। कैसे बोलेंगे? यू कुड हैव वॉन द मैच, तुम मैच जीत सकते थे लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, मतलब तुम नहीं जीते। समझ गए? यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना, कुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगला है मे। जरा ध्यान रखिएगा, जो कुड है उसका और पोलाइट वर्जन है मे। जैसे यहाँ पर आपको जो है अनुमति मिल रही थी, यहाँ पर आपको औपचारिक अनुमति मिलेगी। कैसे? जैसे आप इस वाले शब्द को हमेशा प्रयोग करते हैं। जैसे आप जो है स्कूल टाइम पे जब वॉशरूम के लिए जाते थे तो क्लास के अंदर आने के लिए सर को क्या बोलते थे? मे आई कम इन सर।
तो आप सर से एक विनम्र विनती करते थे, है ना। तो ये जो मे है पोलाइटनेस को और बढ़ा देता है। मे का मतलब भी यही होता है, सकता हूं या कर सकता है। मे का मतलब भी यही होता है, जो कि कैन का मतलब होता है। लेकिन कैन जो होता है वो एबिलिटी को लेकर आता है और मे जो होता है वो पोलाइटनेस को लेकर आता है। ठीक है, यहाँ तक ओके अपन लोग। अगला मे जो है विश, ब्लेसिंग, प्रेयर के लिए भी, मतलब आशीर्वाद के समय प्रयोग किया जाता है। जैसे आप बोलते होंगे मे यू लिव लॉन्ग, हिंदी में इसको बोलते हैं कि आपकी जो आयु है वो दीर्घ आयु हो। ठीक है, अगला माइट। अब जो माइट है वो मे का भी एक फॉर्म और ऊपर है, मतलब कि संभावना में भी अगर कोई संभावना हो तो आप माइट लगाकर बोलोगे। जैसे उदाहरण के लिए सोचने की बात है कि आपको जो है अभी आसमान में एकदम घने काले बादल दिखाई दे रहे हैं, एकदम घने काले बादल, और आपको दिख रहा है, इतने गरज रहे हैं कि आज तो एक आध का जो है बिजली फेंक कर जो है किसी का जो है सर्वधार करके ही छोड़ेंगे। तो आप बोलोगे आज बारिश होगी, तो आप उस वाले केस में श्योर हो कि बारिश होगी। ठीक है, लेकिन मान लिया कि बादल जो है गुजर रहे हैं, रुके नहीं हैं, बस आपको दिख रहा है कि बादल ऊपर से गुजर रहे हैं, तो अब उनका मन हो गया कि रुकेंगे तो बरस जाएंगे, नहीं रुकेंगे तो निकल पड़ेंगे। तो अब संभावना कम हो गई, क्योंकि बादल तो गुजर रहे हैं, संभावना कम हो गई। तो अब आप कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? माइट। समझ गए? आगे बढ़े तो देखो कैसे लिखा हुआ है, इट माइट रेन टुनाइट। अब तुम श्योर नहीं हो ना, बादल की मर्जी है। समझ गए? तो संभावना जब कम हो जाती है तो हम लोग माइट लगाकर शब्द यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है वीक पॉसिबिलिटी। अगला है मस्ट हैव V3। जैसे यहां पर था कुड हैव V3, वैसे ही मस्ट हैव V3 है, मतलब है पास्ट अनसर्टेन पॉसिबिलिटी, मतलब कि पास्ट में कोई ऐसी चीज जो कि संभावित नहीं थी उसके बारे में बात करेंगे अपन लोग। जैसे कि ही माइट हैव मिस्ड द बस। आप ऐसा बोलते होंगे कि वो बस छोड़ चुका होगा, लेकिन आप श्योर नहीं हो, तो आप ही माइट हैव लगाकर बोलते हैं। ठीक है, कंफर्टेबल है? तो ये सारी की सारी स्लाइड आपको इस बात की जानकारी देने के लिए कि कैन, कुड, मे, माइट आप किस तरीके से प्रयोग करते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगला वाला सेक्शन है पार्ट 2 होगा, वो होगा शैल, शुड, विल और वुड के लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जो है इन सारे शब्दों का जो प्रयोग है वो जो थ्योरी वाली जो स्लाइड है उसमें सीखते हुए चल रहे हैं। सर हम लोग ऐसा क्यों करें सर? क्योंकि नीचे क्या इंतजार कर रहा है? क्वेश्चन इंतजार कर रहा है, और उन सवालों में आपको अपना पार्टिसिपेशन देना है। ऐसे ही तो चीजें आएंगी, और कैसे आएंगी? आपने मेरे से थ्योरी सुनी, फिर आपने सवाल में उसका जवाब दिया, 4 सवाल सही हुए, 2 गलत हुए, तो आपको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार 4 जो है मेरे सही हो गए और 2 जो है गलती हुई, तो यहाँ पर गलती हुई, अब मेरे को समझ में आ गया, मेरे को आगे गलती नहीं करनी, बस सीख गए, हो गया, खत्म टॉपिक। यही काम होता है। तो थोड़ा सा फोकस करते हैं अपन लोग इस पर। क्या बोल रहा है वो, जरा थोड़ा रिलैक्स होकर सुनते हैं। बोल रहा है कि शैल का प्रयोग आप फ्यूचर या भविष्य किसी चीज के लिए प्रयोग करते हैं। सामान्य रूप से ये आई और वी के साथ प्रयोग होता है। आजकल जो है शैल का प्रयोग होना बंद हो गया है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में शैल का टर्म यूज हो तो आपको पता होना चाहिए कि शैल क्या करता है। शैल जो होता है भविष्य की किसी बात को बताने के लिए प्रयोग होता है, और सिर्फ किसके साथ प्रयोग होता है? आई और वी के साथ प्रयोग होता है। तो आप क्या बोलेंगे? आई शैल रिटर्न टुमारो, मैं कल आ जाऊंगा, तो ये भविष्य की बात है। ठीक है, अगला शेल, आई या वी, मतलब कि ऑफर या सजेशन देने के लिए भी आप, या सुझाव देने के लिए भी शैल का प्रयोग करते हैं। तो आप इस तरीके से लिखते हैं, शैल आई या शैल वी ऐसे करके। तो आप कैसे बोलेंगे? शैल वी स्टार्ट द क्लास। तो आप किसी को ऑफर दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि क्या हम लोग क्लास शुरू कर लें, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। शुड का जो सेंस होता है कुछ और नहीं होता है, वो दरअसल होता है चाहिए। तो जब आपको किसी को सलाह देनी होगी, एक औपचारिक सलाह, उसके लिए आप शुड वाले शब्द का प्रयोग करेंगे। एडवाइस, मॉरल ड्यूटी या सलाह के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। कैसा सेंटेंस बनेगा? यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये एक सलाह है। नहीं करोगे कोई हाथ पैर बांध के बैठा नहीं देगा, लेकिन बस ये होगा कि लोग आपसे थोड़ा सा इंटरेक्ट करना कम कर देंगे, ये बोलकर कि लड़का बदतमीज है। कंफर्टेबल है? चलो आगे बढ़ते हैं।
शुड के साथ हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वाली जो चीज है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है जो आपको सीखनी चाहिए। शुड के साथ हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट ड्यूटी जो कि नहीं हो सकी, मतलब कि पछतावे वाली चीज को डिफाइन करता है। कैसे? यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, तुमको मुझे ये बताना चाहिए था। उसने बताया क्या? नहीं, तो बुरा लग रहा है। जैसे कई बच्चे लोग पूछते हैं कि सर क्लास की टाइमिंग क्या है, तो आप वो कैसे लिखेंगे? यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस, हमने बताया क्या? नहीं, बस क्लास शुरू कर दिए, जो देख पाए देख पाए, जो नहीं देख पाए कोई बात नहीं, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विल, विल दरअसल होता है फ्यूचर विलिंगनेस और प्रोमिसेस के लिए। ठीक है, इसके लिए टर्म बनेगा आई विल हेल्प यू डोंट वरी, मतलब कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चिंता मत कीजिए। अगला वुड, विल का दरअसल पास्ट फॉर्म एक तरह से होता है वुड। कैन का कौन होता है? कुड। विल का कौन होता है? वुड। ठीक है, तो ये पास्ट ऑफ विल है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा दिखे कि विल का पास्ट फॉर्म बनाने की कोशिश की जा रही है तो आप क्या यूज करेंगे? वुड। सेंटेंस कैसा बनाओगे? शी सेड शी वुड कम, उसने बोला था वो आएगी, आई क्या? नहीं। अगला वुड, वुड का प्रयोग आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। ऐसे कुड का प्रयोग भी आप कर रहे थे, वुड का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, निर्भर करता है कि कहां कहां पर करना है। जैसे कि वुड यू पास मी द सॉल्ट, क्या आप मुझे ये नमक दे सकते हैं? अगला वुड का प्रयोग किसी पास्ट हैबिट, मतलब कि भूतकाल की आदत को बताने के लिए भी किया जाएगा। तो भूतकाल की हैबिट कौन कौन होती है? He would go for a walk daily, वो पहले कभी कभी वॉक के लिए जाया करता था। हम लोग में ऐसा होता है कि हम लोग जो है ग्राउंड जाना या जिम जाना चालू करते हैं, फिर उसके बाद 2 महीने 3 महीने बाद थक कर या बोर होकर छोड़ देते हैं। तो हम कैसे बोलेंगे? आई वुड गो फॉर अ वॉक डेली, मैं पहले जो है वॉक के लिए जाया करता था। वुड रेदर, मतलब ये प्रेफरेंस या प्राथमिकता को बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है आपके पेपर के लिए। वुड रेदर जो है हमेशा प्राथमिकता को बताता है, याद रखिएगा। वुड रेदर हमेशा प्राथमिकता को बताएगा। सेंटेंस कैसे बनाओगे? आई वुड रेदर वॉक देन रन, मैं दौड़ने के बजाय चलना पसंद करूंगा। तो जो वुड रेदर है ये यहाँ पर आपकी पसंद को बता रहा है। स्वीकार है यहाँ तक? कंफर्टेबल है अपन लोग? अगला वुड दैट, वुड दैट जो होता है वो आपकी स्ट्रॉन्ग विश को बताता है, मतलब आपकी प्रबल इच्छा को बताता है। आपकी प्रबल इच्छा कैसे बोलेंगे? वुड दैट आई वर रिच, काश कि मैं अमीर होता, झंझट ही खत्म, इस दौड़ से बाहर ही निकल जाता। जाओ तुम 2 पेपर, मैं जा रहा हूं गोवा। चलो आइए पार्ट 3। बस एक सोचने के लिए एक बात बोल रहे हैं। तुमको पता है भगवान जो है ना, अगर कोई चीज किसी को देता है ना तो पहले देने के पहले उस इंसान की मंशा पहले वो देखता है। मतलब अगर मान लिया कि किसी इंसान की मंशा है कि अगर मैं अमीर बन गया तो मैं काम करना बंद कर दूंगा। क्यों काम करूंगा? मैं छुट्टियां मनाऊंगा। तो इस मंशा के इंसान को भगवान जानबूझकर अमीर नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि अगर इसे पैसे मिल जाएंगे तो ये क्या करेगा? काम करना बंद कर देगा। तो जब आप किसी भी चीज के लिए अपनी मंशा ठीक करते हो ना, तो भगवान अपने आप वो चीज आप तक लाने के लिए, मतलब पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को एकजुट कर देते हैं और इन चीजों से प्रभाव पड़ता है। मतलब चलो भगवान पर आप भरोसा नहीं भी करते होगे, मैं कोई हाइपोथेटिकल बात बोल रहा हूँ, मैं भी कोई भगवान पर इतना कोई खास एकदम कोई भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ मैं उनके अस्तित्व को मानता हूँ। और मैं इस चीज को भी मानता हूँ कि ये जो ब्रह्मांड में जो शक्तियां हैं वो इम्पैक्ट डालती हैं, जो भले हमें दिखती नहीं है लेकिन होती हैं। और अगर आपकी मंशा किसी चीज को लेकर अच्छी ना हो तो वो चीज आप तक कभी नहीं आएगी। कोई मंशा अगर आपकी किसी चीज को लेकर बहुत प्योर है, साफ है, आपका मन साफ है उन चीजों को लेकर, उन चीजों को आप देखोगे कि आपकी तरफ मोल्ड होती हुई दिखेंगी। तो हमेशा हमें हमेशा इस वाली बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारा जो सोच है उस कार्य को करने का बहुत ही प्योर हो, तो वो करके मजा आएगा।
भले कुछ हो ना हो, लेकिन आपको वो फील मिलेगा कि हाँ यार मुझे वो चीज करने के बाद अच्छा लगा। कुछ शब्दों का अभी मैं आपको प्रयोग बताऊंगा, वो है मस्ट, और टू, नीड, डेयर और यूज टू। ठीक है, तो पहला शब्द है मस्ट। मस्ट की हिंदी भी होती है चाहिए। शुड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? चाहिए। शुड क्या होता है? चाहिए। मस्ट क्या होता है? चाहिए। तो कब इंसान शुड लगाए, कब इंसान मस्ट लगाए? महाराज दोनों का मतलब ही तो चाहिए ही है। तो फर्क क्या है? जब कोई चीज जो आपको जरूरी रूप से करनी चाहिए, जैसे कि अगर आप बड़ों का सम्मान करते हैं तो आपकी मर्जी है, यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, कोई बात नहीं आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन आपको तिरंगे का सम्मान मस्ट है। फिर आपके लिए उसमें कोई भी हाँ या ना, आपकी पसंद है ना पसंद नहीं है। अगर आप तिरंगे का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं। अगर आप अपने कार्य का सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज जो चाहिए का सेंस लाती है लेकिन साथ में ऑब्लिगेशन लाती है, बाध्यता लाती है, जो होनी ही चाहिए, तो उसके लिए आप क्या शब्द यूज करोगे? मस्ट। यू मस्ट ओबे द रूल्स। आप अगर किसी संस्था से जुड़े हैं तो उसके नियमों का आपको पालन करना ही होगा, इसमें आपकी कोई चॉइस नहीं है। समझ गए? अगला मस्ट नॉट। जैसे मस्ट जो है किसी चीज को करने के लिए ऑब्लिगेशन लाता है, तो मस्ट नॉट उसको ना करने के लिए ऑब्लिगेशन लाता है। यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, तुम्हें यहां पर स्मोक नहीं करना चाहिए। अगला मस्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये सबका याद कर लेना, मैं एक एक करके सबका अलग अलग लिखा हूं। कुड का लिखा था, शुड का लिखा था, अब आपको मस्ट का दिखा रहा हूं। ठीक है, मस्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब कि स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी अबाउट पास्ट, मतलब कि पास्ट के किसी कार्य के प्रति जो स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी है, मतलब कि एकदम होने की पक्की आशंका जो है वो जताता है। सेंटेंस सुनते हैं, ही मस्ट हैव रीच्ड बाय नाउ, वो अभी तक तो पहुंच ही चुका होगा। जैसे मान लिया कि भाई आपका दोस्त जो है आपके घर से अपने घर के लिए निकलता है, तो आपको फिक्र होती है कि यार अभी तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, कॉल करके पूछ लेता हूं। तो आप जो है देखते हैं आधा घंटा हो चुका है, तो अब तक तो पहुंच ही चुका होगा, तो आप ऐसे यूज करते हैं, ही मस्ट हैव रीच्ड बाय नाउ। ऑट टू, ऑट टू का मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन ये जो है सुपर ऑब्लिगेशन को लेकर आता है। सुपर ऑब्लिगेशन कहने का मतलब है कि कोई चीज जो एकदम जरूरी रूप से होनी चाहिए ही चाहिए, मतलब मस्ट का भी एक डिग्री अप हो गया ये, तो मस्ट का भी एक डिग्री अप हो गया, तो उसके लिए आप मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य यूज करेंगे। वी ऑट टू हेल्प द डोर, हेल्प द पुअर, सॉरी, वी ऑट टू हेल्प द पुअर, इसका मतलब यह है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। पॉइंट आ गया समझ में? ठीक है, मतलब ये मस्ट का भी एक डिग्री ऊपर है, मैंने आपको बताया। ठीक है, शुड का एक डिग्री ऊपर है मस्ट, और मस्ट का एक डिग्री ऊपर कौन है? ऑट टू। सही जा रहा हूं मैं? अगला नीड नॉट। नीड नॉट का मतलब होता है जब कोई चीज करने की जरूरत नहीं होती। नीड का मतलब होता है जरूरत, नीड नॉट मतलब जरूरत नहीं, मतलब कि एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। किसी चीज को करने की जरूरत नहीं है तो कैसे बोलोगे? यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। समझ गए? अगला है नीड नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब कि अननेसेसरी वर्क ऑलरेडी डन। याद रखिएगा इस वाली चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें ये हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बता रहा हूं, वो सारे केस आपके एग्जाम के लिए महा इंपॉर्टेंट है। तो नीड नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का सेंस होगा कि जरूरत नहीं थी लेकिन कर लिया। समझ गए? कंफर्टेबल है बोलो? जैसे मैं उदाहरण के लिए एक बात बोल रहा हूँ, जैसे कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी सोच बहुत प्योर होती है, तो भले ही उनके पेपर में, उदाहरण की एक बात है, इंग्लिश जो है नहीं पूछा जा रहा होता है। अब उनके पेपर में स्पेसिफिक इंग्लिश नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन उनको लगता है कि हाँ यार मुझे जो है बाकी सारे एग्जाम्स में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर मुझे जो है अगर इंग्लिश आएगा तो थोड़ी मेरी पर्सनालिटी इंप्रूव हो सकती है, तो वो इंग्लिश जो है उस पर काम करना चालू कर देते हैं। तो भले आपके पेपर के लिए ज़रूरत नहीं थी पर आपने उसे कर लिया, तो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे? नीड नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब कि यू नीड नॉट हैव पेड द फाइन, तुम्हें फाइन देने की जरूरत नहीं थी लेकिन तुमने दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। डेयर, तो नीड और डेयर एक ही तरह के शब्द होते हैं। नीड जरूरत को लेकर आता है, डेयर साहस को लेकर आता है। तो फिर कैसे बोलेंगे? करेज या चैलेंज या साहस के लिए
हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दैट, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसे बात करने की, ये ऐसे यूज होता है। अगला यूज टू, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट ये शब्द है कि एकदम छूटे नहीं छूटता। यूज टू दरअसल डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिट को बताता है। आपको मुझे बताना है एक और शब्द जो मैंने आपको अभी भी सिखाया था पास्ट हैबिट के लिए, वो कौन था? अभी अभी एक शब्द हमने सीखा जिसे मैंने पास्ट हैबिट की ही बात की थी। जैसे मैंने कहा था कि आप वॉक पर डेली जाते थे, अभी नहीं जा रहे हैं। वुड का भी यूज आप पास्ट हैबिट के लिए कर सकते हैं, और वैसे ही आप किसका भी प्रयोग कर सकते हैं, यूज टू। आपके पेपर में आपको उल्लू बनाने के लिए क्या करेगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि ऑट के साथ हमेशा क्या यूज होता है, टू। यूज्ड के साथ अगर आपने टू यूज कर दिया तो वो क्या करेगा, डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिट को बताएगा। तो आपको याद रखना है कि ऑट के साथ टू आता है, और अगर यूज्ड के साथ टू आ जाए तो वो डिसकंटिन्यूड और पास्ट हैबिट के लिए यूज होता है। कैसे सेंस बनाऊंगा मैं, आई यूज टू प्ले क्रिकेट डेली, मैं पहले क्रिकेट जो है डेली खेला करता था, आजकल नहीं खेल रहा हूँ, पहले मैं खेल लेता था, है ना। नेक्स्ट है हेड बेटर, तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस वार्निंग के लिए आप इसे यूज करते हैं सामान्य रूप से। कैसे सेंस बनाएंगे, यू हैड बेटर सी ए डॉक्टर, तुम्हें जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगला हैव टू हेड टू, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव टू हेड टू मतलब कि जब कोई काम आपको बाध्य रूप से करना होता है, या मुझे ये करना ही है, कुछ हो जाए, तो फिर आप कैसे बोलोगे, एक्सटर्नल कंपल्शन। एक्सटर्नल कंपल्शन मतलब कि कोई बाह्य शक्ति है जो आपको मजबूर करेगी आप काम करो, तो आप कैसे बोलोगे, आई हैड टू लीव अर्ली, मुझे जो है जल्दी यहाँ से जाना होगा। ठीक है, तो ये कंपल्शन है। तो ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट बातें जो अक्सर हम लोग पेपर में जो है गलती करके चले आते हैं, इन सारी बातों पर मैं नीचे आने वाले क्वेश्चंस पर डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी जो है कुछ क्वेश्चंस मेरे साथ देखते हैं तो आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा। एक आध क्वेश्चन मेरे साथ बनाएंगे तो बढ़िया कॉन्फिडेंस भी फील होगा आपको। चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। उम्मीद है आपको टेक्स्ट पढ़ने में आ रहे होंगे, फटाफट आंसर देना शुरू करेंगे, शर्माएंगे नहीं, अपना ही घर का काम है तो बढ़िया एकदम खुल के करेंगे हम लोग। चलिए, हाँ ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका जो जवाब होगा, जो एक मिनट मुझे बस देना। हाँ, कह रहा है यू डैश नॉट स्मोक हियर, दिस इज अ हॉस्पिटल प्रेमाइसेस। अब कोई अगर इंसान हॉस्पिटल में आके स्मोक करेगा तो वो गलत काम करेगा और उसे वो नहीं करना चाहिए, मतलब कि उसे नहीं करने की उस चीज की बाध्यता है। बाध्यता इसलिए कि महाराज कहीं भी जाके कीजिए, यहाँ पर मरीज वैसे ही जो है सांस नहीं ले पा रहे हैं, आप उनके सांस में और जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, तो जवाब क्या होगा इसका, मस्ट। ठीक है, कोई कष्ट है इसमें, इस क्वेश्चन का जवाब होगा मस्ट। ओके, ऐसे ही आपको जो है ना सेंटेंस की जो इंटेंसिटी है उसको पकड़ना पड़ेगा, तब आप जवाब चुन पाओगे। ठीक है, आइए इंटेंसिटी पकड़ने के कार्य में यही आपने इसका जवाब चुना। मैंने इस वाली स्लाइड में आप बच्चों के लिए, ताकि आपको थोड़ा भी कष्ट ना हो, सॉल्यूशन भी लिख रखा है, बस चाहो तो इस पीडीएफ जब हाथ लगे तो पकड़ के बस खींच देना एक बार में। आइए आइए महाराज आइए, चलिए चलिए चलिए, फटाफट जवाब देंगे हम लोग, शर्माएंगे नहीं, अपने घर की बात है। आइए, he dash swim across the river when he was young। अब कैसे अपन लोग पकड़ते हैं इन सारे सेंटेंस को, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, was। मुझे बताइए was कौन सा टेंस होता है, was पास्ट टेंस होता है, इसका हिंदी मतलब क्या होता है, था। ठीक है, तो सेंटेंस ना कभी आधा आधा नहीं होता है,
या तो पूरा पास्ट होता है, या तो पूरा फ्यूचर होता है, या पूरा प्रेजेंट होता है, ऐसे आधा आधा नहीं होता है। आपने देख लिया कि ये सेंटेंस कैसा है, पास्ट है, ठीक है, तो इसकी जगह पर जो चीज आएगी वो कैसी होगी। कुछ एक्सेप्शन केस हैं जहां पर फ्यूचर के साथ प्रेजेंट या फिर जो है पास्ट के साथ पास्ट पार्टिसिपल स्वीकार किया गया है, वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन सामान्य रूप से आपको समझना है कि सेंटेंस या तो पास्ट होगा, या तो प्रेजेंट होगा, या तो फ्यूचर होगा, मर्जी कुछ नहीं होगा। ये वाली बात आप समझ गए, इतना आपको स्वीकार होता है। तो अब हमने इस वाली बात को सीख लिया कि यहाँ पर कुछ भी लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, पास्ट लगाऊंगा। कैन का पास्ट फॉर्म कौन होता है, इस क्वेश्चन का जवाब क्या है, कुड है। बाकी ये शैल में तो सब प्रेजेंट वाले चीज है, शैल फ्यूचर वाला होता है बल्कि। तो ही कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन ही वाज यंग, कि भाई जब वो जवान था तो नदी तैर कर पार कर सकता था, ठीक है। आइए महाराज, आइए आइए जल्दी से आइए। I would dash walk in the rain, then sit idle at home. वो बोल रहा है कि मैं घर में ऐसे ही ठला बैठने के बजाय बारिश में घूमना पसंद करूंगा, वो ये बोल रहा है। क्या चुनेंगे आप। मैंने आपको कहा था आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जब आपको पसंद बतानी होती है तो आप कैसे बोल के बताते हैं, वुड रैदर, वुड रैदर, वुड रैदर, वुड के साथ रैदर हमेशा आपकी किस चीज को बताएगा, पसंद को बताएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या है, रैदर है। अभी अभी थ्योरी में ऊपर ऊपर मैंने बताया था आपको। ये छोटी छोटी बातें थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान रखेंगे तो हमारा जो पेपर है हमें बढ़िया लगने लगेगा। आगे बढ़ाऊं झांकी, चलिए झांकी में आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। डैश आई यूज योर टेलीफोन फॉर अ मोमेंट सर। तो आप किसी से उसका टेलीफोन मांग रहे हैं तो ये जो है छीन लोगे क्या जबरदस्ती, नहीं, क्या बोलोगे, मैं, रिक्वेस्ट करोगे, है ना, ठीक है। सही जवाब है इसका मैं। हमने जो है उस इंसान से क्या करी, रिक्वेस्ट करी, ठीक है। रिक्वेस्ट करते हैं तो हम लोग मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए जल्दी 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 जल्दी। You dash have submitted the form yesterday. Now the last date is over. वो बोल रहा है कि तुमको कल अपना फॉर्म सबमिट कर लेना चाहिए था, अब तो आखिरी तारीख निकल गई। ये तो आप किसी को सलाह दे रहे हो ना, किसी को सलाह देते हैं तो शुड लगा कर देते हैं। शुड जो है किसके लिए आता है, सलाह के लिए आता है। तुमको कल कर लेना चाहिए था, मैं नहीं करूंगा तो उसका तुम पकड़ के गला पकड़ोगे क्या, मत कर भाई, तेरा मन है, हमारा काम है तुमको सलाह देने का, ठीक है। चलिए तो इसका सही जवाब है शुड, यही आपने चुना भी, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। आपके एग्जाम में कुछ इस पैटर्न के भी क्वेश्चन आते हैं, एक आध बार थोड़ा मेरे साथ इस पर भी हम लोग पेन चला लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा फील होगा। मैच द फॉलोइंग, आइए आइए महाराज आइए। क्या कहते हैं, तो चलिए सुनते हैं। जो कैन होता है वो मैंने आपको बताया था क्षमता के लिए प्रयोग होता है, तो ये हो गया क्षमता, मतलब मेरे हिसाब से ए पर 2 आएगा, ये सब साफ हो गए। ऐसे आपको ध्यान देना है मैच द फॉलोइंग में, और अक्सर ऐसा होता है, ऐसा होने की संभावना होती है कि अगर आप एक चुनते हो उससे आपको सही जवाब पता चल जाता है, बाकी करने की जरूरत नहीं भी है, हम सीख रहे तो कर लेते हैं। फिर उसके बाद में जो है अनुमति को बताता है, परमिशन। मस्ट किसी चीज के कंपल्शन को बताएगा, और यूज टू उसकी पास्ट हैबिट को बताएगा। स्वीकार है, तो इससे उस क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया, बी।
उम्मीद है आपने भी यही चुना होगा। इस सवाल का जवाब आपने क्या चुना है? डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए, जल्दी 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 कर सकते हैं अपन लोग। अपन थ्योरी में सब सीख कराएं अभी भी मेरे से। तैयार हैं? चलिए, कुड यू, तो अपन ऐसा बोलते हैं ना, कुड यू प्लीज हेल्प मी, ऐसा बोलते हैं। तो कुड यू प्लीज हेल्प मी कुछ और नहीं है, वो दरअसल क्या है? विनम्र निवेदन है। विनम्र निवेदन है तो ए पर 4 आएगा। बाकी भी देख लेते हैं। माइट, मैंने बताया था किसी चीज की संभावना कम हो जाती है, हल्की संभावना के लिए, है ना। ऑट टू, मैंने बताया था मस्ट का भी एक हायर डिग्री होता है। मस्ट का भी हायर डिग्री है, मतलब कि मॉरल ड्यूटी। नीड नॉट, मैंने बताया था नीड होता है जरूरत, और नॉट मतलब जरूरत नहीं, मतलब कि एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होता? सी होता। सही जा रहे हैं हम लोग, आइडिया स्वीकार है यहां तक? डन है? ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग, गुड, बढ़िया। आइए, जल्दी जल्दी बताएंगे। तो वो बोल रहा है कि मस्ट हैव, ये मैंने आपको कहा था कि ये जो आपके फॉर्मेट हैं हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म वाले, जिसमें मस्ट, शुड, कुड और नीड का प्रयोग होता है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला था। और आपको जो है इसे याद करके रहना है एकदम, पेपर में आपका जो है हाथ इस पे एकदम टाइट रहना चाहिए, एकदम सर आप बताओ क्या बोलना है, ऐसा। तो चलिए सुनते हैं। मस्ट हैव लाता है स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी को, मतलब ए पर आएगा 2। फिर है शुड हैव दरअसल लाता है पास्ट ड्यूटी को, जो कि नहीं हो सकी थी। कुड हैव लेकर आता है अनरियलाइज्ड पास्ट एबिलिटी को, कि कर सकता था नहीं कर सका। नीड नॉट हैव मतलब कि नहीं करना था लेकिन कर दिया। वही वो एक एग्जांपल लिया था, याद है ना, फाइन नहीं देना था लेकिन दे दिया, ऐसा। यही होगा। डन है? आइए, स्वागत है अगले सवाल में। फटाफट बताएंगे अपन लोग, एकदम नए पैटर्न के क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत कोशिश करोगे तो आपका हाथ जम जाएगा। चलिए, शेल वी बिगिन द टेस्ट, मतलब वो बोल रहा है कि क्या हम लोग जो है अपना कार्य शुरू करें। तो दरअसल ये एक सुझाव है। मे गॉड ब्लेस यू एक ब्लेसिंग है। हाउ डेयर यू टच मी चुनौती है। यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर, ये एक एडवाइस है कि यार तुमको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, कितना परेशान हो गया। और सही जवाब क्या है? कुछ पूछना है? डी का सेकंड। अच्छा, यहां से इसको बदल देते हैं। हाँ, यहां पर थोड़ा चेक कर लेता हूं मैं एक बार। शेल वी बिगिन द टेस्ट, सुझाव। ठीक है भाई। मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेसिंग। ठीक है भाई, तो अपने पास ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 ये उड़ा दिया अपन। सी का 2 हाउ डेयर यू टच इट, तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस या वार्निंग, हाँ ठीक है, वो वार्निंग वाले कंटेक्स्ट में काउंट हुआ। यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर, एक चैलेंज है, मतलब कि तुम्हें जो है डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। हालांकि इसमें थोड़ा सा और बेटर यूज होना था, वो दरअसल एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस के फॉर्म में से यूज करना था। तो ठीक है, अगर ऑप्शन ही अवेलेबल है तो उसको वैसे कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर होना ये चाहिए था कि थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे है मेरे हिसाब से। ये जो है एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस में जाना था, जो कि मैं ले रहा था। हालांकि ठीक है, अब ऑप्शन जो गिवन है कंसिडर करते हैं हम लोग। एंड हाउ डेयर यू टच मी, वो दरअसल चुनौतियां वार्निंग में जाना था, मतलब थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। लेकिन ठीक है, जो ऑप्शन गिवन है उसके हिसाब से अपन कंसिडर करें तो सी जाएगा। लेकिन जो सही है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि ये वार्निंग होगा और ये वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगा। अब दरअसल हुआ ये है कि ये दोनों ही शब्द एक ही जगह प्रयोग हो गए हैं, हो ये गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है।
ऑप्शन के हिसाब से अपन ने कंसिडर कर लिया, ठीक है, सी मार लिया। आइए फटाफट, ये चौथा जो है थोड़ा सा कट गया है, माफ करना। 3 में आप चुन लो, चौथा जो है थोड़ा सेटिंग में ठीक कर दूंगा इसकी, हल्का सा कट गया। सुनते हैं, वुड, आपको बताना है इसमें वुड किस में अपन लगा सकते हैं। तो इन हिज यूथ ही डैश गो फॉर अ वॉक डेली, मतलब कि जब वो यंग जवान था तो वॉक पर जाया करता था। तो ए पर क्या बनेगा, 2 बनेगा। शुड के लिए दरअसल 4 बनता, लेकिन वो दब गया है तो अपन उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सी वाला एक बार देख लेते हैं, मस्ट वाला कैसे यूज होगा। एवरी सिटीजन डैश ओबे द लॉ ऑफ लैंड, मतलब कि उसको क्या होना चाहिए, मस्ट आना चाहिए कि भाई आपको जो है अपना लैंड यूज करना, मतलब के जो नियम है जमीन के उसका पालन करना चाहिए, ठीक है, मतलब कि देश के नियमों का पालन करना चाहिए, सेंस ये है। थोड़ा इसमें सेटिंग ऊपर नीचे कोई बात नहीं, लेकिन चलेगा। इसका ये मैंने थ्योरी इसमें डाल रखी है। और जो अगला वाला जो मैं आपको इसमें प्रैक्टिस करवाऊंगा वो होगा फिल इन द ब्लैंक्स वाला। और ऐसे ही मैंने इसमें असर्शन और रीजन के भी क्वेश्चन डाल रखे हैं, मतलब कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन, मतलब असर्शन, रीजन, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट को जो जंबल होता है उसको अरेंज करने वाला, 3-4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट को सेलेक्ट करने वाला, एरर चुनने वाला, जो आप जैसे फिल इन द ब्लैंक्स अभी हम लोग देख रहे हैं, इस तरह के सारे क्वेश्चन अपन लोग इसी वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। और धीरे 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 जैसे जैसे आप इंग्लिश के साथ पढ़ते जाओगे एक अच्छा कॉन्फिडेंस बनता जाएगा, बहुत ही बेसिक से और एकदम एडवांस लेवल तक अपन इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप जो है इसको घर पे आराम से थोड़ा सोचकर मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। बाकी आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।